हु इज कंज्यूमर, कौन है कंज्यूमर? सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए कंज्यूमर इज, देखिए कौन कौन है कंज्यूमर। नंबर 1, आप सब लोग कंज्यूमर हैं जो क्या करते हैं, जो कि किसी गुड्स को खरीदते हैं और किसी सर्विस को हायर करते हैं और बदले में कुछ पेमेंट करते हैं। सो एवरीवन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप या आपके पेरेंट्स मार्केट में जाते हैं और कुछ सामान को खरीद करके लेके आते हैं, पैसे देते हैं और कुछ सामान को खरीद लेते हैं, या फिर पैसे देते हैं और किसी सर्विस को हायर कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने एक कैब बुक की, एक सर्विस हायर कर ली उन्होंने, सो उनको क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कंज्यूमर। सो वन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू इज कॉल्ड कंज्यूमर। नेक्स्ट कौन होगा कंज्यूमर? Any user of such goods or beneficiary of services with approval of the buyer। भाई अभी हमने बात की थी, आपके पेरेंट्स कहाँ गए? मार्केट में गए, उन्होंने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, तो वो कौन है? कंज्यूमर हैं। वो लाएंगे उस कमोडिटी को, उस जो ब्रेड लेकर के आए हैं उस ब्रेड को वो कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन जब वो घर पे लेके आएंगे तो क्या आप उस ब्रेड को कंज्यूम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो आप क्या कहलाएंगे? आप उस गुड्स के यूजर कहलाएंगे। आपने अपने फादर से परमिशन ले ली, उसको यूज करने के नाबिल हो गए, तो वहाँ रिलेशन ऐसा है कि उनकी अप्रूवल आपको बाय बर्थ मिली हुई है। सो कोई भी ऐसा यूजर किसी भी गुड्स का जो बायर की अप्रूवल से किसी गुड्स को यूज कर रहा है वो भी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। या हो सकता है कि कैब की बुकिंग आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कर दी, तो आप उस सर्विस के बेनिफिशियरी हुए। तो यूज कौन कर रहा है उस सर्विस को? आप। इसमें अप्रूवल किसकी है? आपके पेरेंट्स की, यानी जिसने पेमेंट करनी है उसकी अप्रूवल है। इसका मतलब आप भी कौन हुए? आप भी हुए कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ कौन कौन कंज्यूमर हो दिखाई दे रहा है हमें। एक ऐसा बंदा जो खुद सामान खरीदेगा या सर्विस को हायर करेगा, या फिर उसकी अप्रूवल से अगर कोई और बंदा सर्विस का इस्तेमाल कर रहा है या गुड्स का यूज कर रहा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। एनीवन हु यूजेस द गुड्स बॉट और सर्विस हायर्ड फॉर अर्निंग लिवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए एक रिक्शा वाले ने रिक्शा खरीदी, किस लिए खरीदी भाई? उस रिक्शा का वो यूज करेगा और वहां से पैसा कमाएगा, ये उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये उसकी लिवलीहुड है। तो अगर कोई भी बंदा किसी गुड्स को यूज कर रहा है, किसी गुड्स को खरीद रहा है या खरीद करके उसका यूज कर रहा है और उससे क्या कर रहा है? वो अपनी आजीविका कमा रहा है, लिवलीहुड अर्न कर रहा है, उसको भी हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर कहेंगे। अब ऐसे ही देखिए आपके घर का पंखा खराब हो गया, फैन खराब हो गया। अब आप उस फैन को ठीक कराने के लिए पहुंचे इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे। अब इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे वो जो मालिक होता है वो खुद तो करता नहीं है, वो अपने यहाँ किसी ना किसी कारीगर को बुला लेता है या उसके यहाँ काम करने वाले कारीगर होते हैं। तो वो क्या कर रहा है? उन कारीगर की सर्विस को हायर कर रहा है। मान लीजिए उसमें कुछ ऐसा फॉल्ट है कि भाई उसको दूसरा इंजीनियर बाहर से बुलाना पड़ा, तो अगर वो उस आपके पंखे को ठीक करने के लिए कारीगर बाहर से बुला करके उसकी सर्विस ले रहा है, तो उस इलेक्ट्रिशियन को भी जिसने क्या किया, जिसने आपके पंखे को ठीक कराने के लिए दूसरे बंदे की सर्विस को हायर किया, उसको भी हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम कंज्यूमर कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि भाई आप, यानी जिसने सामान को खरीदा वो, आपकी अप्रूवल से जिसने गुड्स को यूज किया वो, और तीसरा कौन? जो कि अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए किसी सामान को खरीदता है और उसको यूज करता है। इन तीनों को ही क्या कहेंगे? हम कंज्यूमर कहेंगे। सो ये बात हुई किस चीज की? कंज्यूमर की। अब बात कर लेते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से बंदे हैं जिनको हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंज्यूमर नहीं मानता। देखिए हम बार बार बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, 2019 में भी आया है, ये चेंज होकर के आया है, बट हमें अभी तक हमारे सिलेबस में यही है
तो ये किस किस को कंज्यूमर नहीं मानता है, उन पर फोकस कर लेते हैं। देखिए नंबर 1, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल। अब भाई कार्स 24 वाले हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी पुरानी कार को लिया, खरीदा और उसको क्या कर देंगे, अब बेच देंगे। वो तो इसका बिजनेस कर रहे हैं। जितने भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर हैं ये भी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं और कंज्यूमर को या कस्टमर को सामान बेच देते हैं। तो ये तो बिजनेसमैन हैं, ये लिवलीहुड अर्न करने के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर नहीं मानता। दूसरी बात, द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। लीजिए भाई, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक ट्रिमर परचेज किया, अब मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं उस ट्रिमर को यूज करता हूं, मैं तो कंज्यूमर हूं। लेकिन मेरा फ्रेंड मेरे घर आया और मुझे पता ही नहीं चला, और वो क्या करता है, इस ट्रिमर को ले जाता है और घर ले जा करके अपनी शेविंग को, अपनी दाढ़ी को ट्रिम करने लग जाता है और उसको कुछ झटका लग जाता है। अब बताओ क्या वो कंप्लेन कर देगा? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई उसने मेरी तो अप्रूवल यहाँ पर ली ही नहीं। तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसको कंज्यूमर मानेगा ही नहीं, तो आगे वो केस भी फाइल नहीं कर सकता। सो ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बंदे की कॉमोडिटी को यूज कर रहा है, किसी ने जो बायर था उस बायर की कॉमोडिटी का यूज कर रहा है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, बायर से अनुमति ली नहीं, बस उसका यूज करना शुरू कर दिया, तो ऐसे बंदे को हम कंज्यूमर नहीं मानते। नेक्स्ट इज द पर्सन हु अवेल्स द सर्विस विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। अब यहां पर देखिए, आप बस स्टैंड पे गए, फ्री वाईफाई आप यूज कर रहे हो, क्या आपने किसी से अप्रूवल लिया? यहां पर नहीं लिया। या आप किसी के घर पर जा रहे हो, कोई सर्विस यूज कर रहे हो बिना उसकी अप्रूवल के, तो इस केस में भी आपको बायर नहीं माना जा सकता, आपको कंज्यूमर नहीं माना जा सकता। तो देखिए सेकंड और थर्ड पॉइंट सेम बात कह रहे हैं, वहां पर गुड्स के लिए और यहाँ पर सर्विस के लिए, कि भाई अगर आप गुड्स को यूज कर रहे हो बिना बायर की अप्रूवल के, या फिर सर्विस को यूज कर रहे हो बिना बायर की अप्रूवल के, तो इन दोनों केसेस में हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। क्या कंसीडर नहीं कर सकते? कंज्यूमर। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसीडरेशन। एक ऐसा बंदा जिसने क्या किया, जिसने सामान तो ले लिया लेकिन उसके बदले में उसने कुछ भी दिया नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे रोड पर और कुछ लोग भंडारा कर रहे थे, आपने भंडारे में से जो पूड़ी सब्जी थी मिल रही थी वो आपने खा ली। अब उसमें अगर आपको टेस्ट नहीं आया, अच्छी नहीं लगी, तो क्या आप किसी के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसमें नमक ज्यादा था, आप कंप्लेंट कर दोगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने कुछ भी बदले में दिया ही नहीं है, वो तो आपको फ्री में मिल रहा था, तो आपको यहाँ पर भी कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है द पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। ये तो बात हुई, फोर्थ वाली जो बात हुई ये हुई कॉमोडिटी के लिए, गुड्स के लिए। अब ये बात हुई किस चीज के लिए? सर्विस के लिए। अब देखिए डीटीसी में लेडीज के लिए फ्री है, आजकल फ्री में उनको आना जाना फ्री मिला हुआ है, तो क्या हम उनको कंज्यूमर मान सकते हैं? भाई कंज्यूम तो वो सर्विस कर रही है, लेकिन हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनको कंज्यूमर नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि भाई इस सर्विस को लेने के लिए उन्होंने कुछ भी कंसिडरेशन पे नहीं किया, यानी कोई पेमेंट उन्होंने नहीं की। सो इनको हम क्या नहीं मानेंगे? इनको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि ऐसा बंदा जो गुड्स को रीसेल करने के लिए खरीद रहा है उसको हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। दूसरी बात, जिसने बायर की अनुमति के बिना गुड्स को यूज कर लिया, बायर की या उसकी सर्विसेज को यूज कर लिया। और नंबर 4 पर तक क्या था कि गुड्स या सर्विस, 5th पर था सर्विस और 4th पर था गुड्स। अगर बिना कंसिडरेशन के हम क्या कर रहे हैं? गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको भी हम कंज्यूमर नहीं मानेंगे। चलिए ये तो बात हुई कि कौन कंज्यूमर है और कौन कंज्यूमर नहीं है। अब देख लेते हैं कि जो कंज्यूमर है तो वो किस कंडीशन में, किस सर्कमस्टांसेस में वो कंप्लेंट फाइल
कर सकता है। देखिए कंप्लेंट फाइल करने के लिए या कंपनसेशन मांगने के लिए जो कंज्यूमर है वो ये जो आपको कंडीशन बताई गई है इसी में ही क्या कर सकता है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नंबर 1 क्या है, देखिए अगर हमारा जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, कुछ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस करता है, होर्डिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, ग्राहकों को सामान ज़्यादा प्राइस पर बेच रहा है या अडल्ट्रेशन कर रहा है, मिलावटी सामान बेच रहा है कंज्यूमर को, तो ऐसी कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो क्या कर सकते हैं, वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जब जो सामान हमारा जो सेलर है वो बेच रहा है या कंज्यूमर जिस सामान को खरीद रहा है वो सामान डिफेक्टिव निकले या फिर जिस सर्विस का इस्तेमाल कंज्यूमर कर रहा है उस सर्विस में कोई कमी आए, तो इन 3 कंडीशन में हमारा जो कंज्यूमर है वो केस फाइल कर सकता है। क्या क्या कंडीशन है, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, गुड्स डिफेक्टिव है या फिर सर्विसेज में कोई कमी हमें देखने को मिल रही है, ऐसे केस में कंप्लेंट की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो देखिए जिस दिन आपने सामान खरीदा और जो सामान है उसके टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 3 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन आपने सामान खरीदा उससे 3 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर सामान ऐसा है कि उसकी जांच करवानी पड़ेगी, उसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि आप जिस दिन आपने सामान खरीदा उसके 5 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो सिंपल, यहां पर क्या बात है कि भाई अगर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो 3 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, और अगर टेस्टिंग की ज़रूरत है तो 5 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट। तो देखिए एक कंप्लेंट को कोई भी फाइल कर सकता है, जो नीचे बताए जाएंगे आपको इनमें से कोई भी फाइल कर सकता है। नंबर 1 कोई कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर तो कर ही सकता है, अल्टीमेटली फ्रॉड तो उसी के साथ हो रहा है, एक्सप्लॉइट तो वही हो रहा है, तो कोई कंज्यूमर अकेला भी क्या कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है। नंबर 2 है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी अगर कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है उसका, अगर कोई कोऑपरेटिव या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह बना रखी है, रजिस्टर्ड है, तो वो कंज्यूमर के बिहाफ पर कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है या कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन है और वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो भी उनके बिहाफ पर या अपनी स्टेट या अपनी कंट्री के बिहाफ पर उस कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 1 और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरियस कंज्यूमर। देखिए बहुत सारे कंज्यूमर है, अब उनमें से कुछ कंज्यूमर बहुत गरीब हैं, वो कंप्लेंट फाइल कर ही नहीं सकते, तो उनके बिहाफ पर एक या एक से ज्यादा लोग भी मिल करके क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड कंज्यूमर। मतलब क्या हुआ कि कोई कंज्यूमर था, उसने कमोडिटी को यूज किया, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बिहाफ पर उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो भी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई किसके खिलाफ कंप्लेंट की जा सकती है। तो सिंपल है ये तो बहुत, जो सेलर है कमोडिटीज का या मैन्युफैक्चरर है या डीलर है गुड्स का, और गुड्स डिफेक्टिव है यानी डिफेक्टिव गुड्स के डीलर, मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। इन केस ऑफ सर्विसेज, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसने हमें डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड की है, उस डेफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो ये तो बात हुई कि कौन फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई कंप्लेंट कहां फाइल करनी है। तो देखिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि भाई इसके लिए हमारे पास 3 स्टेज हैं,
हमारा जुडिशरी मैकेनिज्म जो है इस केस में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के केस में, वो कहता है आप सबसे पहले कंप्लेंट कहाँ करोगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में, फिर स्टेट कमीशन में और उसके बाद नेशनल कमीशन में। बट इसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। देखिए, अगर कंज्यूमर ने जो सामान लिया है उसकी रेंज 20 लाख तक की है, यानी जो प्रोडक्ट, जो गुड्स यूज हुई हैं या जो क्लेम किया गया है गुड्स के लिए, वो 20 लाख रुपए तक का अगर है, तो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे कहां पर? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर आपका सामान या कंपनसेशन की जो वैल्यू है वो 20 लाख से ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, ऐसे केस में आपके जो कंप्लेंट है वो कहां फाइल होगी? वो स्टेट कमीशन में फाइल होगी। नेक्स्ट है हमारा, अगर सामान या कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम अपनी कंप्लेंट कहां फाइल करेंगे? नेशनल कमीशन में। तो सिंपल रेंज है, देखिए रेंज है ये एक, कि भाई अगर सामान 20 लाख तक का है, 0 to 20, यानी कंपनसेशन अगर आपका 0 से 20 लाख तक का है, तो फिर आप कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। अगर 20 लाख से और कहां तक? 1 करोड़ तक है, तो कहां जाएंगे? स्टेट कमीशन में। और अगर मोर देन 1 करोड़ है, ऐसे केस में कहां कंप्लेंट फाइल होगी? नेशनल कमीशन में। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनके अलावा हम अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई भी डिसीजन दिया गया और दोनों में से कोई एक पार्टी, भैया तो सेलर, मैन्युफैक्चरर या डीलर होगा या फिर कंज्यूमर होगा, किसी एक के अगेंस्ट में डिसीजन आएगा, किसी एक के फेवर में आएगा, तो क्या जिसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया गया है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपील कर सकता है? यस, बिल्कुल है। देखिए, अगर आपका केस यानी आपकी जो कंप्लेंट थी वो कहां पर की गई है? वो की गई है फाइल डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 20 लाख तक की वैल्यू वाली थी आपकी कंप्लेंट, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में वहां पर फाइल कर दी गई। अब हुआ क्या? डिस्ट्रिक्ट फोरम में उन्होंने डिसीजन दे दिया जो कंपनी थी जिसका सामान आपने यूज किया था उसके अगेंस्ट में, तो वो अपील कर सकते हैं। देखिए, जिस दिन डिसीजन दिया डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। अब अपील कहां करेंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम ने तो डिसीजन दिया था, तो वो कहां जाएंगे अपील करने के लिए? स्टेट कमीशन में। ठीक है भाई, यानी जिसको भी हमने डिक्लेयर किया गिल्टी, वो क्या कर सकते हैं? 30 दिन के अंदर अंदर अपने री अपील कर सकते हैं। कहां? हायर कौन सा है इससे? डिस्ट्रिक्ट फोरम से ऊपर कौन सा है? स्टेट कमीशन में। वो अपनी अपील कर सकते हैं। बट उनको क्या करना पड़ेगा? उनको या तो 25,000 रुपए या फिर जितना फाइन उनके ऊपर लगाया गया है, मान लीजिए फाइन लगाया गया 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का 50% निकालो, 1 लाख हुआ। तो या तो आप 1 लाख रुपया जमा कराओ या 25,000 जमा कराओ, दोनों में से जो कम होगा वो आपको जमा कराना पड़ेगा। ठीक है भाई, वो आपको क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा, तभी आपकी अपील एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है जी। सो ये सिंपल बात है कि अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी फाइल इन स्टेट कमीशन विद इन 30 days and person who is declared guilty has to deposit rupees 25,000 या 50% of the fine amount, whichever, ये whichever है, whichever is less, दोनों में जो कम होगा। और जाहिर सी बात है कम हमेशा हमारा यही दिखाई देगा, तो हम इसी को जमा कराएंगे। अगर 50% वाला कॉन्सेप्ट हमारा कम आ रहा है तो हम उसी को जमा करवाएंगे, यानी जो गिल्टी पार्टी होगी वो उसी को जमा कराएगी। इसी तरीके से अब चलते हैं किसमें? स्टेट कमीशन में। भाई स्टेट कमीशन में आपका जो केस था वो 20 लाख से 1 करोड़ वाला चला, या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो आया था उसकी री अपील यहां पर हो रही है। तो ऐसे केस में भाई स्टेट कमीशन भी तो सुनवाई करेगा। अब स्टेट कमीशन ने डिसीजन दे दिया, उसने भी, वो भी किसके अगेंस्ट में दे दिया? वो भी कंपनी के अगेंस्ट में दे दिया। तो अब कंपनी कहीं और भी जा सकती है क्या अपील करने के लिए? यस, अब वो कहां जा सकती है? नेशनल कमीशन में अपील कर सकती है, लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर?
जिस दिन स्टेट कमीशन ने डिसीजन दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो भी गिल्टी पार्टी डिक्लेयर हुई है, जो भी पार्टी गिल्टी डिक्लेयर हुई है, वो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में रीअपील कर सकती है। लेकिन उसको भी 35,000 रुपए या फिर फाइन अमाउंट का, कंपनसेशन अमाउंट का 50% दोनों में जो कम होगा वो उनको वहां पर जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, नेशनल कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी रीअपील कर सकते हैं। ओके, अब हम कहां पहुंच गए, नेशनल कमीशन में। तो देखिए नेशनल कमीशन में आपका केस कैसे कैसे पहुंचा, या तो उसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर आपने स्टेट कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट में रीअपील की हो, तो भी आपका केस कहां देखा जाएगा, नेशनल कमीशन में देखा जाएगा। अब मान लीजिए नेशनल कमीशन ने भी जो कंपनी थी उसके अगेंस्ट में ही उसी को डिक्लेयर गिल्टी घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई यही गिल्टी है, तो अब क्या उनके पास और अपील करने की कोई जगह है? देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर था स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के ऊपर क्या है, नेशनल कमीशन। ये सुप्रीम अथॉरिटी है भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये सुप्रीम माना गया है। तो अब अगर उसको केस की रीअपील करनी है तो वो सीधा कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपनी इस नेशनल कमीशन के अगेंस्ट में अपील कर सकता है। इससे नीचे अब केस पे बात नहीं होगी। सो ये थी क्या, हमारे 3 जुडिशियल मशीनरीज, जो कि क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन और तीसरा है क्या, नेशनल कमीशन। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए इनका निर्माण कैसे हुआ, पहले इस बेस पर डिफरेंस कर लेते हैं। कंपोजिशन के बेसिस पर देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है, जब बनाई जाती है तो इसमें एक प्रेसिडेंट रखा जाता है और 2 और मेंबर रखे जाते हैं, उनमें से एक लेडीज होनी, एक वुमेन होनी जरूरी है। अब बात ये कि भाई इसका जो प्रेसिडेंट हम बना रहे हैं वो कौन होगा, तो इसका प्रेसिडेंट देखिए कौन होगा, इसका प्रेसिडेंट होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज, इसका प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। बात करते हैं स्टेट कमीशन की, तो स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और इसके अलावा 2 और मेंबर होंगे, और उनमें से यहां पर भी एक लेडीज का होना जरूरी है। देखिए इसमें भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर हैं, और स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर हैं, और दोनों में एक एक लेडीज का होना जरूरी है। अब यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि उसका प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज। तो स्टेट कमीशन में जो प्रेसिडेंट बनाया जाएगा वो कौन बनाया जाएगा, अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा इसका, वो भी होगा एक वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज, लेकिन वो कहां का होगा, हाई कोर्ट का होगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कहां का होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन की, तो नेशनल कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा पहले तो, और इसके अलावा 4 और मेंबर होंगे, और उसमें से एक लेडीज होनी, एक वुमेन होनी जरूरी है। ओके, अब इसका जो प्रेसिडेंट बनाया जाएगा वो कौन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो प्रेसिडेंट हमने अपॉइंट अभी बात की थी कि वो कौन हो सकता है, रिटायर्ड या वर्किंग जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, तो उसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास है, तो देखिए द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में प्रेसिडेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के लिए, तो वो सिलेक्शन कमेटी जो भी रिकमेंडेशन देगी उसके बेस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी डिस्ट्रिक्ट फोरम के प्रेसिडेंट को। इसी तरीके से स्टेट कमीशन में देख लेते हैं, स्टेट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो भी अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे कंसल्टेशन की जाएगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन की, तो इसमें भी जो प्रेसिडेंट है वो देखिए ये नेशनल है, देश की बात हो रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें अपॉइंट करेगी, बट कंसल्टेशन के बाद।
किससे कंसल्ट करेगी इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। ओके, चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। जुरिडिक्शन देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है इसमें अभी अभी बात हुई थी कि भाई 20 लाख रुपए तक गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू हो या कंपनसेशन की वैल्यू हो, तब यहां पर आपका केस फाइल होता है। स्टेट कमीशन में क्या है? 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम। नेशनल कमीशन में क्या है? 1 करोड़ से ज्यादा। अब डिफरेंस देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अपील अगेंस्ट ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की अपील कहां की जाएगी? 30 दिन के अंदर अंदर अपील होगी, और इसके अगेंस्ट में हम अपील कहां कर सकते हैं? स्टेट कमीशन में। और स्टेट कमीशन के अगेंस्ट में हम कहां जा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर? नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन के बाद हम कहां जाएंगे? अगर नेशनल कमीशन से भी हम संतुष्ट नहीं है, पार्टी संतुष्ट नहीं है जो गिल्टी डिक्लेयर की गई थी, तो वो कहां फाइल करेगी फिर इसकी अपील? वो फाइल करेगी फिर सीधी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या रिलीफ हमारा जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, रिड्रेसल मशीनरीज है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन है, ये क्या क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर को। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कंज्यूमर के हित में ही फैसला किया जाता है ज्यादातर। तो क्या कहा जा सकता है? नंबर 1, कंपनी से कहा जा सकता है कि भाई आप गुड्स में जो भी डिफेक्ट है उसको रिमूव कीजिए, या फिर उस गुड्स को आप रिप्लेस कर दीजिए। इसके अलावा रिफंड करने के लिए भी कहा जा सकता है कि भाई अगर आप गुड्स को रिप्लेस नहीं कर रहे, डिफेक्ट नहीं कर रहे, डिफेक्ट उसका खत्म नहीं कर रहे, तो आप क्या करो, प्राइस जो आपने लिया है उसको क्या कर दो? रिफंड कर दो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम रिमूव नहीं करा रहे, डिफेक्ट को रिमूव नहीं कर रही है कंपनी, रिप्लेस नहीं कर रही है, रिफंड नहीं कर रही है, और हमारे कंज्यूमर ने कंपनसेशन मांगा है, तो जो भी हमारे जो कंज्यूमर है उसको लॉस हुआ है उसके कंपनसेशन को पे करने का ऑर्डर भी दे सकती है रिड्रेसल एजेंसीज। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। देखिए ये सारी चीजें, जो 4 चीजें स्टार्टिंग की, ये तो है गुड्स के केस में। अब ऐसे ही सर्विसेज के केस में भी हो सकता है कि भाई कंपनी को क्या कहा जा सकता है हमारे रिड्रेसल एजेंसीज द्वारा कि भाई आप जो डेफिशिएंसी है सर्विस की उसको रिमूव कीजिए, या फिर आपने जो सर्विस दी है उसको खत्म करके उसका कंपनसेशन दे दीजिए। इसके अलावा कंपनी को ये भी कहा जा सकता है कि आप जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू कीजिए। इस तरीके का ऑर्डर भी पास किया जा सकता है उनके अगेंस्ट में कि भाई आप इस तरीके से प्रैक्टिसेस करना बंद कीजिए, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग करना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ हैजार्डस गुड्स। अगर आपने कोई सामान, आपकी कंपनी जो है जिसका सामान खराब है, जिसके खिलाफ में अगेंस्ट में कंप्लेंट की गई है, उस गुड्स को मार्केट से हटाने के लिए भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। देखिए आप लोगों को ध्यान होगा, मैगी में लेड्स निकले थे, कांच के टुकड़े बताए जा रहे थे, तो क्या ऑर्डर पास हुआ था? उस समय ऑर्डर पास हुआ था कि भाई जितने भी ये मैगी मार्केट में अवेलेबल हैं इनको मार्केट से हटाया जाए। तो ऐसा भी ऑर्डर पास किया जा सकता है कंज्यूमर के क्या बोलते हैं टुवार्ड्स में, कंज्यूमर के फेवर में। नेक्स्ट इज जो हमारी जो हैजार्डस गुड्स हैं, जितने भी जो सामान खराब था, जो सेहत के लिए हानिकारक सामान था, उसकी सेल को तुरंत स्टॉप करने के लिए कह सकती है कि भाई ये सामान मार्केट में जहां पर भी है उसकी सेल को क्या कर दिया जाए? स्टॉप कर दिया जाए, स्टॉक को होल्ड कर लिया जाए और सामान को बिल्कुल भी ना बेचा जाए। इसके अलावा पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू एप्रोप्रिएट पार्टी। अगर किसी एप्रोप्रिएट पार्टी को यानी किसी कंज्यूमर को अगर बहुत ज़्यादा कुछ और लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो उसको एडिक्वेट कॉस्ट भी पे करने का ऑर्डर दे सकती है। इसके अलावा टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट। भाई अगर उसका एडवर्टीजमेंट खराब है, उस एडवर्टीजमेंट को देख करके ही कंज्यूमर ने सामान लिया था, तो उस कंपनी के अगेंस्ट में ये कहा जा सकता है कि भाई आप अपने एडवर्टीजमेंट को ठीक कीजिए, या फिर उसको करेक्ट कीजिए, या फिर इस एडवर्टीजमेंट को चलाना आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा जो कंपनी है हमारी, जो ये रिड्रेसल एजेंसीज हैं, ये एक और ऑर्डर पास कर सकती हैं कि भाई आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट है, जो भी क्लेम है, ठीक है, उसका 5% पेनल्टी के तौर पर आपको कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन जो हैं उनको डोनेट भी करना है। इस तरीके से भी उनको कहा जा सकता है।
ठीक है जी, तो ये था हमारा रिड्रेसल मशीनरी। देखिए, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया है कि जो कंज्यूमर है उसके बिहाफ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ एनजीओज भी उसका केस, उसकी कंप्लेंट को फाइल कर सकती हैं। तो इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का और वी कैन से एनजीओज का क्या रोल है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे फंक्शन करती हैं, यानी बहुत सारे फंक्शंस को ही परफॉर्म करती हैं। इसमें कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। नंबर 1, एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। देखिए, ये अपने कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, कंज्यूमर को बताने के लिए कि भाई उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हैं, सेमिनार कंडक्ट करती हैं, वर्कशॉप करवाती हैं, कंज्यूमर को बुलाती हैं, कस्टमर्स को बुलाती हैं वहाँ पर, ताकि उनको एजुकेट किया जा सके। नेक्स्ट इज पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स, ये बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह पब्लिश करवाते हैं, इवन अखबार में, लोकल मीडिया में, यहाँ पर ये बहुत सारी नॉलेज को पब्लिश भी करवाते हैं, सो दैट दे कैन इम्पार्ट द नॉलेज टू देयर कस्टमर्स और कंज्यूमर्स, और उनको अवेयर कर सके, उनको बता सके कंज्यूमर की क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई वो लोग उन पीरियोडिकल्स में, उन मैगजीन्स में पढ़कर भी ये जान सकते हैं कि कंज्यूमर्स की मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनके लिए लीगल प्रोसीजर्स क्या क्या है, वो कहाँ कहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल आउट करा सकते हैं, उसको कहाँ कहाँ रिड्रेसल मिल सकता है, यानी लीगल रिपोर्टिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है, उनको क्या रिलीफ अवेलेबल हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो हित है, उसके लिए क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं, ये सब वो पब्लिश भी करवा देते हैं ताकि कंज्यूमर वहाँ से भी पढ़ सके, क्योंकि हर कोई सेमिनार में, वर्कशॉप वगैरह में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आ सकता। नेक्स्ट इज कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, जिन पर जरा सा भी इनको शक होता है, उनकी शुद्धता की जांच ये लेबोरेटरीज वगैरह में करवा लेते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को परख लेते हैं। इवन जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, कम्पिटिटिव ब्रांड जो होते हैं, उनके ब्रांड की भी ये लोग क्वालिटी टेस्टिंग कराते हैं, सो दैट हमारा जो कंज्यूमर है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट इज encouraging consumers to strongly protest and take an action against unscrupulous, exploitive and unfair trade practices of seller, यानी ये कंज्यूमर को इवन सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी वगैरह में ऐड दे करके ये लोग मोटिवेट करते हैं किसको, कंज्यूमर को, कि भाई वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, वो कंप्लेन करे, वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील ना करे। अगर कोई भी उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है तो उनके खिलाफ वो एक्शन ले, वो कंप्लेंट फाइल करे। उसको मतलब कहने का ये है कि उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाती है कि भाई आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना है, आपको एक्शन लेना है अगर आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटिव चीज़ हुई है, अगर आपका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसके लिए उनको इनकरेज करने का काम करती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर, कई बार कंज्यूमर गरीब होता है, उसके पास पैसा नहीं होता लीगल एडवाइस वगैरह लेने के लिए या आगे एक्शन लेने के लिए, तो ये उसको कुछ एड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ताकि उसको लीगल रेमेडी मिल सके। नेक्स्ट इज फाइलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट। देखिए, एनजीओ खुद भी कंज्यूमर्स के बिहाफ पर, मान लीजिए काफ़ी सारे कंज्यूमर हैं और वो खुद कोर्ट नहीं जाना चाहते, तो उनके बिहाफ पर ये जो एनजीओज वगैरह हैं ये क्या कर सकती हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट में। नेक्स्ट इज टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। कई बार इनको अपने आप भी लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो खराब है और कंज्यूमर इसकी कंप्लेंट कर नहीं रहे, तो ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए खुद से भी क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हमारे देश में लगभग 500-600 के आसपास कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही हैं। उनमें से कुछ जो हमारी मेन है उनको हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये दिल्ली में है, कॉमन कॉज भी दिल्ली में है, फिर है वॉलंटरी
ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस, ये भी दिल्ली में है और कस्टमर की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, CERC, ये अहमदाबाद में इसका ऑफिस है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, CPC, ये भी अहमदाबाद में है। फिर है कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, CGSI, ये मुंबई में है। फिर नेक्स्ट है मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, ये जो छोटे किसान होते हैं गांव के, उनकी आवाज़ उठाने का काम करती है। इसके अलावा है कर्नाटका कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, ये उन्होंने वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, बेंगलोर में इसका ऑफिस है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर एसोसिएशन, जो कि कहाँ पर है, कोलकाता में। नेक्स्ट है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी यानी कट्स, इसका ऑफिस जयपुर में है। सो ये थी कुछ हमारी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। अगर सारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।